नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी, रेलवे टेक, रेलवे जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और पैरामेडिकल और दोस्तों ग्रुप डी। दोस्तों इन सभी प्रकार के जो रेलवे से रिलेटेड एग्जाम जो होने वाले हैं दोस्तों, इसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर से यानी कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 351 नंबर से लेकर के 429 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैप्टर में दोस्तों या इस पार्ट में आज हम लोग 3 अध्याय पढ़ेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला, संगीत कला के बारे में जानकारी करेंगे और राजपूत वंश पढ़ेंगे और प्राचीन कालीन विविध पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट होंगे। दोस्तों बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी दोस्तों ये क्लास करवाई जाती है, इन सारे क्लास नोट्स का दोस्तों हल सहित पीडीएफ आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे इसी चैनल पे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा। तो आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों हर प्रकार की ढेरों प्रकार की बुकें ऑलरेडी भेज दी गई हैं। जिनको बच्चों को जो भी बुक की आवश्यकता हो तो वो बुक वहां पे अपना ढूंढ करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और दोस्तों यदि आपको कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का दोस्तों पार्ट 6 आज का। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। देखिए कह रहा किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो देखिए पल्लव वंश के शासकों द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ए ऑप्शन में दिया गया कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 351 यानी 351 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा। अब दोस्तों अगर देखें पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे अगर आप लिखें तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों पल्लव वंश के, यहाँ पे देख लीजिएगा हमने लिख दिया संस्थापक। पल्लव आगे लिख दीजिए दोस्तों, वंश के आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा संस्थापक। देखिए पल्लव वंश के अगर संस्थापक अगर आप देखेंगे तो कौन है हमारे पल्लव वंश के संस्थापक, हमारे नरसिंह, यहाँ पे लिख दीजिएगा नरसिंह वर्मन है। कौन है दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय है। कौन है दोस्तों, नरसिंह वर्मन, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा दोस्तों द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के दोस्तों कौन है दोस्तों, ये संस्थापक हैं। अब दोस्तों यहाँ पे और एक चीज जान लीजिएगा, इन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी की प्रार्थना पर इन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था। देखिए पत्नी की प्रार्थना पर, या यहाँ पे लिख दीजिए पत्नी की प्रार्थना, यानी कि पत्नी की प्रार्थना पर ये कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पत्नी की प्रार्थना पर कांचीपुरम, यहाँ पे लिख दीजिएगा कांचीपुरम, कांचीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर, यहाँ पे लिख दीजिएगा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया, का निर्माण कराया या किया दोस्तों, निर्माण कराया। तो ये इससे रिलेटेड दोस्तों बातें हो गई। और चलिए देखते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगला फैक्ट के बारे में अगर दोस्तों जानेंगे तो इस मंदिर में दोस्तों देवी पार्वती और शिव की नृत्य कला में दर्शाया गया मूर्ति है दोस्तों। अब दोस्तों अगर जानेंगे, देखिए कांचीपुरम जो मंदिर है ये पलार नदी के तट पर है। देखिए ये लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये मंदिर जो है दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए, ये मंदिर पलार नदी के तट पर है। पलार आगे लिख दीजिएगा नदी के तट पर है, पलार नदी के तट पर है। देखिए कहां पे है दोस्तों, पलार नदी के तट पर है। अब दोस्तों देख लीजिएगा चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें कहा गया है इस मंदिर में देवी पार्वती, देखिए मंदिर में दोस्तों अब यहाँ पे लिख दीजिएगा मंदिर में पार्वती, यहाँ पे हम लिख दिए दोस्तों पार्वती और दोस्तों क्या शिव, पार्वती और शिव की नृत्य। देखिए पार्वती और शिव की नृत्य
कला को दर्शाया गया है, नृत्य कला को दर्शाया गया है, नृत्य कला को आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, दर्शाया आगे गया है, दर्शाया गया है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हो गए। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो और एक चीज जानेंगे, तो ये द्रविड़ शैली पे बना या मंदिर है, ये कौन सी शैली पे बना है। अगर आपसे बात कभी पूछ ली जाए कि ये हमारा मंदिर किससे बना दोस्तों, तो ये द्रविड़, द्रवण, आप द्रवण लिख दीजिएगा, द्रवण शैली से, या फिर आप लिख दीजिएगा द्रविड़। तो देखिए बात वही है, ये द्रविड़ शैली से बना मंदिर है, द्रविड़ शैली से बना मंदिर है, बना आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मंदिर है, द्रविड़ शैली से बना मंदिर आगे लिख दीजिएगा दोस्तों है। तो ये हो गया हमारा पांचवा फैक्ट। तो दोस्तों ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गए, इनके बारे में आपने पढ़ लिया। और देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 352 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। देखिए गर्भगृह में, विमान में, शिखर में, मंडप में। देखिए हिंदू मंदिर जो बनाए जाते हैं उनके कह किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। देखिए मंडप, अगर यहाँ पे आप मंडप पे टिक करेंगे तो ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देखिए मंडप क्या होता है, जैसे हिंदुओं में क्या होता है, मंदिर जो बनाए जाते हैं वहां पे मंडप बनाया जाता है। मंडप का मतलब दोस्तों यहाँ पे पोल यानी कि खंभे खड़ा करके बरामदा, एक प्रकार से कह लीजिए बरामदे जैसे बनाया जाता है, ताकि वहां पे ज्यादा ही भक्तगण और उपासक वहां पे खड़े हो सकें या बैठ सकें। तो यहाँ पे दोस्तों मंडप हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 352 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 353 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कह वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया 4 ऑप्शन, मधुबनी, भित्ति चित्र, वारली या तंजौर पेंटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प, यानी तंजौर पेंटिंग जो है दोस्तों वो हमारी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट से इसमें हिंदू देवताओं या विशेष रूप से भगवान कृष्ण को यहाँ पे दर्शाया गया है। कहाँ पे दोस्तों, तंजौर पेंटिंग पे। तो 353 का अगर दोस्तों देखेंगे तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 354 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। देखिए अजंता की गुफाओं के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग पिछले पार्टों में आपको मैं बता दूं कि अजंता की गुफाओं के बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ा है और अच्छी तरीके से जाना है, बहुत सारे क्वेश्चनों में पढ़ा है। अजंता की गुफाएं दोस्तों हमारी महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि 354 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो मैंने आपको पिछला पार्ट पढ़ा रखा है। और दोस्तों अगर आप उन पार्टों को ना पढ़े हो या ना देखे हो तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, वहां पे वाईसीटी जनरल नॉलेज 2024 नाम का हमारा एक प्लेलिस्ट बना है, जहां से ये प्रीवियस ईयर के जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस पार्ट हल करवा चुके हैं उन सारे पार्टों को वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा और अपने मजबूती को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुल मिला के अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कि सांची स्तूप डाट डाट शहर के पास स्थित है। देखिए भोपाल शहर के पास स्थित है, या ग्वालियर शहर के पास, या फिर आगरा के पास, या फिर दोस्तों झांसी के पास। तो 355 का दोस्तों हमारा हो जाएगा भोपाल, यानी देख लीजिएगा भोपाल यहाँ पे अगर भर दिया जाएगा तो भोपाल हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। तो 355 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप दोस्तों भोपाल शहर के पास स्थित है, देखिए जो कि विकल्प नंबर हमारा ए पे मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सांची स्तूप हमारा कहाँ पे स्थित है, भोपाल शहर। अब भोपाल दोस्तों हमारा कहाँ है, देखिए भोपाल शहर में तो ये हमारा स्थित है, ठीक है, लेकिन भोपाल शहर अगर देखेंगे तो ये एमपी राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, एमपी राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 355 के बाद दोस्तों 356 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। देखिए ये हमारा कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो सांची स्तूप है उसको करा कौन सा शासक बनवाया था। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बिंदुसार दिया गया है, अशोक दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है, और दोस्तों कनिष्क दिया गया है। तो आप लोग, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों वो अशोक ने करवाया था, यानी कि 356 का अगर दोस्तों देखेंगे तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 356 का हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 357 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि तंजाउर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है। तंजाउर
का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज ने करवाया था? देखिए, भगवान गुरुगन मंदिर, नागनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमांजेरी मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इन 4 ऑप्शनों में से अगर आप देखेंगे तो कहा गया है तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण साम्राज्य राज ने करवाया था? तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बृहदीश्वर, यानी कि 357 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? 357 का डी विकल्प के साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो तंजावुर जो है दोस्तों बृहदीश्वर मंदिर चोल शासक राज प्रथम द्वारा 1010 ईसा में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था अगर आप देखेंगे तो ये 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। 1010 ईस्वी में ये बनाया गया था। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर दोस्तों बात करें भगवान गुरुगन मंदिर, देखिए भगवान गुरुगन मंदिर की बात करें, देखिए यहाँ पे हमारा जो लिखा है भगवान, हमने यहाँ पे लिख दिया भगवान और आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गुरुगन मंदिर, गुरुगन आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मंदिर। भगवान गुरुगन मंदिर जो हमारा है इसको किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों किसने बनवाया था? तो ये आपको बता दूं, ये भगवान गुरुगन का मंदिर दोस्तों कहाँ पे स्थापित है अगर ये जाने तो ये तमिलनाडु में स्थापित है। दोस्तों कहाँ पे हमारा ये तमिलनाडु में स्थापित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थापित है। अब अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए अगला हमारा नागनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे? देखिए यहाँ पे अगर देखें नाग आगे देख लीजिएगा नाथ आगे देख लीजिएगा स्वामी मंदिर, नागनाथ स्वामी मंदिर हमारा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी दोस्तों हमारा यह तमिलनाडु के तिरुनागेश्वर नामक स्थान पर स्थापित है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में ये भी है। तमिलनाडु में दोस्तों कहाँ पे है? तमिलनाडु में कहाँ पे है दोस्तों? तिरुनागेश्वर। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं तिरुनागेश्वर में हमारा ये मंदिर स्थापित है। तो ऐसे दोस्तों और आगे जानेंगे तो ये हमारा कुल मिला के ये सारी बातें हो गई दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और देख लेते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 358 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए केरल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो सबरीमाला मंदिर अगर दोस्तों जानेंगे तो ये हमारा केरल पे स्थित है। तो केरल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है तो भारत के केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। अब दोस्तों जानेंगे तो सबरीमाला कहाँ पे स्थित है? तो केरल के कौन से जिले में अगर देखेंगे तो केरल के कौन से जिले में स्थित है? तो केरल का दोस्तों जिला है उसका नाम है पतनमतिट्टा नाम है। क्या नाम है? देखिए पतनम आगे लिख दीजिएगा दोस्तों तिट्टा, पतनमतिट्टा जिले में। कौन सा? यहाँ पे पतनमतिट्टा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जिला, केरल के पतनमतिट्टा जिले में ये हमारा सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो ये बात हो गई दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध था। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस मंदिर में, देखिए इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। निषेध यहाँ पे अब लिख दीजिएगा निषेध है। लेकिन अब दोस्तों देख लीजिएगा ये निषेध पहले था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस प्रतिबंध को हटा दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे पहले ऐसा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम आगे लिख दीजिएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह प्रतिबंध हटा दिया। प्रतिबंध हटा दिया। देखिए यह प्रतिबंध हटा दिया। तो ये बातें हो गई दोस्तों इससे रिलेटेड। और अगर इसके बारे में कुछ जानेंगे तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये सबरीमाला मंदिर भारत के केरल, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सबरीमाला मंदिर हमारा भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिला में स्थित है। और इसमें पहले क्या था दोस्तों, 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश निषेध था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दोस्तों 2018 में इसको हटा दिया गया है। अब कोई भी वहां पे जा सकता है, कोई भी उम्र की महिलाएं जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों 359 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि चित्रकला
कि पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। देखिए, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। देखिए, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओडिशा हो जाएगा, यानी कि 359 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप जानेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा ए विकल्प। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 360 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए, मणिपुर में, सिक्किम में, असम में और दोस्तों मेघालय में। तो कामाख्या मंदिर अगर दोस्तों आप जानेंगे तो ये हमारा दोस्तों असम राज्य में हमारा स्थित है, यानी कि 360 का अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बहुत बार पेपर में पूछा गया और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, को ध्यान में रखिए। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वो हमारा असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर दोस्तों कामाख्या का मंदिर है। यह मंदिर दोस्तों शक्ति की देवी और सती का मंदिर है जो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्ध का सर्वोच्च स्थल है। अब प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर के अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। देखिए, यहाँ पे कामाख्या मंदिर में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कामाख्या मंदिर में प्रत्येक वर्ष, देखिए आगे लिख दीजिएगा प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में प्रत्येक वर्ष जो दोस्तों होता है, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, यहाँ पे दोस्तों हमारा एक मेला लगता है, उस मेले का नाम है अंबुबाची मेला। कामाख्या मंदिर में प्रत्येक वर्ष यहाँ पे अंबुबाची, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अंबुबाची मेला लगता है। अंबुबाची मेला लगता है दोस्तों, अंबुबाची मेला लगता, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा है, ठीक है। अंबुबाची मेला लगता है या आयोजन होता है, ठीक है। और दोस्तों अब ये नीलांचल पहाड़ी पे स्थित है ये मंदिर, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, ये नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीलांचल, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है, नीलांचल पहाड़ी पर आगे दोस्तों लिख दीजिएगा स्थिति है, नीलांचल पहाड़ी पर ये हमारा मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 361 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डाट डाट को समर्पित है। देवी काली की मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा भगवान शिव का मंदिर, जो मुंबई के लिए एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर है दोस्तों, तो वहां पे भगवान शिव का मंदिर को समर्पित है। यानी कि 361 का अगर देखेंगे तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 361 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया ये गया है अगला 362 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों मुंबई में स्थित है, तो यहाँ पे मुंबई हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में आप कह लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे महाराष्ट्र लिखा भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे मुंबई भी लिखा मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, तो मुंबई शहर में स्थित है। ये देख लीजिएगा 362 का हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 363 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। देखिए एहोल शिलालेख, देखिए एहोल, आगे हम लिख दे एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हैं। विक्रमादित्य से, अकबर से, अशोक से, पुलकेशिन द्वितीय से। तो एहोल शिलालेख दोस्तों कह रहा किन शासकों से जुड़े हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल से जुड़े हैं। 363 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है, यहाँ पे 364 नंबर पे कहा गया है कि अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डाट डाट के स्वर्ण युग का प्रमाण है। देखिए अजंता गुफा की चित्रकला जो है भारत में कौन से धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। देखिए बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, या फिर दोस्तों वैष्णव धर्म का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि अजंता की गुफा की चित्रकला जो है भारत के बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो 364 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 364 के बाद दोस्तों 365 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं, रामायण की कथाएं, या फिर दोस्तों वेदों की कथाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अजंता की गुफाएं कौन सी चित्रकारी को दर्शाती हैं दोस्तों? जातक कथाएं को दर्शाती हैं। तो 365 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 365 जो हमारा था दोस्तों, यहाँ पे 365 में हमारा दोस्तों कौन सा हो गया? विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 366 यानी कि 366, कहा गया है कि अजंता के चित्र क्या चित्रित करते थे? देखिए अजंता के चित्र जो थे दोस्तों, वो क्या चित्रित करते थे? देखिए महाभारत, रासलीला, जातक कथाएं, राष्ट्रकूट कहानियां। तो जातक कथाएं अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं, तो सेम यहाँ पे हमारा 366 का सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाओं के बारे में यहाँ पे चित्रित करते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 366 नंबर जो हमारा था, यहाँ पे देखिए 366 का हमारा दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों आ जाइए 367 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं डाट डाट धर्म की सबसे पहली वास्तुकला या गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। देखिए बुद्ध हो गया, हिंदू हो गया, जैन हो गया, और फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया गया है राजपूत हो गया। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अजंता और एलोरा की गुफाएं डाट डाट धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए बुद्ध हो जाएगा। तो गुफाएं बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला एवं गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला की उत्तम उपकरणों में से एक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और इस जगह पे अगर आप भरना चाहें दोस्तों तो बुद्ध इस जगह पे भर दीजिएगा। तो 367 का दोस्तों हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 368 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे आप महाराष्ट्र में टिक करेंगे। ऐसे हम लोग बहुत ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो 368 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 368 में हमारा दोस्तों कौन सा हो गया? दोस्तों 368 का हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 369 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि कहा गया है कि अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं? देखिए पेंटिंग में कह रहा है कहाँ पे स्थित हैं। अमरावती महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, या रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं कह रहा महाराष्ट्र में तो स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र में कौन सी जगह में स्थित है? देखिए चार ऑप्शन हमने फिर बता दिया, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे, या फिर दोस्तों रत्नागिरी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको आप जानेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि बी ऑप्शन औरंगाबाद महाराष्ट्र, यानी कि हमारा दिया गया दोस्तों बी। तो 369 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 369 का दोस्तों कौन सा राइट हो गया? बी विकल्प। तो यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे 370 नंबर पे आ जाइए, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई, वह कितनी प्राचीन है? देखिए कह रहा कि वह कितनी प्राचीन गुफाएं हैं, ये बात बतानी है। तो दोस्तों वो कितनी पुरानी है? दूसरी सदी ईसा से पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व तक हमारा यहाँ पे 370 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है? इस पे कहा गया है कि एलोरा के मंदिर का निर्माण डॉट डॉट किसके मतलब यहाँ पे एलोरा के मंदिर का निर्माण डॉट डॉट ने किसने करवाया था? ये बताना है कि एलोरा का मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चार ऑप्शन दिए गए, चेर शासकों ने, पांडवों ने, चोल शासकों ने, या फिर दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राष्ट्रकूट, इस ऑप्शन का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे 371 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 371 का, यहाँ पे हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे आ जाइए दोस्तों 372 नंबर, और यहाँ पे कहा है
कि बृहदेश्वर मंदिर डॉट डॉट में है। देखिए बेंगलोर में है, तंजापुर में है, चेन्नई में है या फिर दोस्तों कोचिन में है। अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों जो वो हमारा तंजापुर में है, यानी कि यहाँ पे विकल्प नंबर दोस्तों अगर यहाँ पे भरेंगे, देखिए तंजापुर भर देंगे। क्या भर देंगे दोस्तों? तंजापुर, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों हमारा तंजापुर में स्थित है। 372 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 372 के बाद दोस्तों 373 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर राजा डॉट डॉट द्वारा बनाया गया था। देखिए बृहदेश्वर मंदिर कह रहा कौन से राजा के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बृहदेश्वर मंदिर जो था वो कौन से राजा थे? राजा राज चोल प्रथम थे जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे, तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 373 का दोस्तों देखेंगे क्या? डी ऑप्शन। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारा 373 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 374 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि बृहदेश्वर मंदिर को जिस बृहदेश्वर मंदिर को फिर समझ लीजिएगा, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डॉट डॉट के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए दोस्तों सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए इसने ऐसा किया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इसने शिव के समर्पित एक हिंदू मंदिर बनवाया था। देखिए चोल साम्राज्य ने बनवाया था, मौर्य साम्राज्य ने बनवाया था, गुप्त साम्राज्य ने बनाया था, या फिर दोस्तों मुगल साम्राज्य ने बनवाया था। दोस्तों आपको बता दूं कि चोल साम्राज्य ने बनवाया था। 374 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 375 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। देखिए कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में, या फिर दोस्तों तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, और फिर दोस्तों हमारा कर्नाटक में। तो 375 का दोस्तों हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, यानी विकल्प नंबर हमारा डी बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 375 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 375 का यहाँ पे हमारा बी राइट हो गया। और आगे आ जाइए दोस्तों 376 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया? देखिए साबुन से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से, या फिर दोस्तों बलुआ पत्थर से बनाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 377 में दोस्तों हो जाएगा, 376 में हमारा बताना है। तो 376 कह रहा बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो वो दोस्तों ग्रेनाइट से बनाया गया है। तो 376 का दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 375 हम लिख दोस्तों 376 लिखना है। 376 का बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 377 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? देखिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर, देखिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने करवाया था, आदित्य वर्मन ने करवाया था, या फिर दोस्तों परमेश्वरम ने करवाया था। तो दोस्तों 377 का हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं 376 377 का दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे अनंत वर्मन चेंडांग हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे लिख दीजिएगा अनंत वर्मन, देखिए अनंत वर्मन, और यहाँ पे दोस्तों अनंत वर्मा चोडगंग, देखिए हमने लिख दिया चोडगंग लिख दिया। ठीक है, ये इतनी सी बात हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 378 नंबर, और यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो देखिए पिछला क्वेश्चन में हमारा कौन सा राइट हो गया था? देखिए पिछला क्वेश्चन में अगर यहाँ पे देखेंगे तो 377 का दोस्तों हमारा सी नहीं दोस्तों ए विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 378 के 77 के बाद दोस्तों 378 नंबर देखेंगे तो 378 में कहा कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सोमनाथ का मंदिर कह रहा है इन चार ऑप्शनों में से किस जगह पे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 378 का जो हो जाएगा सोमनाथ का मंदिर दोस्तों हमारा गुजरात शहर में स्थित है। तो गुजरात हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 378 में दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है यहाँ पे 379 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर भारत में डॉट डॉट के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए गोवा पे, गुजरात पे, केरल पे, या फिर दोस्तों महाराष्ट्र पे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों सोमनाथ मंदिर भारत में
गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे 379 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 380 नंबर यानी 380 नंबर। और यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। देखिए, दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, रानकपुर आदिनाथ मंदिर। तो देखिए यहाँ पे कहा गया था कि विमल शाह द्वारा निर्मित, कौन से दोस्तों, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये मंदिर हमारा दिलवाड़ा मंदिर है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 380 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो ये दिलवाड़ा मंदिर स्थित कहाँ पे है, तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि माउंट आबू में स्थित हमारा दिलवाड़ा मंदिर है। अगर इसकी स्थित देखिए कहाँ पे स्थित है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्थित, ये कहाँ पे है, माउंट आबू यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे दोस्तों, माउंट, यहाँ पे माउंट आबू आगे लिख दीजिएगा, माउंट आबू में ये हमारा स्थित है। चलिए ये बात हो गई दोस्तों। अब अगर दोस्तों आगे जानेंगे, देखिए माउंट आबू में स्थित है। और फिर यहाँ पे इसके बारे में और कुछ रोचक जानकारी जान लीजिएगा। जैन मंदिरों का निर्माण दोस्तों ये 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। अब दोस्तों इसका कब हुआ था, देखिए चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ। देखिए चालुक्य, आप यहाँ लिख दीजिएगा चालुक्य वंश के शासन काल में। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे शासन, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों काल में, शासन काल में। कब, 11वीं से लेकर के 11वीं से 13वीं शताब्दी। देखिए 11वीं से 13वीं शताब्दी यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा, 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों ये हमारा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित था, माउंट आबू में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इतनी सारी बातें हो गई। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो आपको बता दूं कि इन मंदिरों की जो दीवारें हुआ करती थी, खंभे हुआ करते थे, ये दोस्तों सफेद संगमरमर से बनाया गया था। देखिए दीवार और खंभों को यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दीवार और खंभों को यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, खंभों को दोस्तों क्या किया गया था, दीवार और खंभों को सफेद संगमरमर से बनाया गया था। दीवार और खंभों को सफेद संगमरमर से बनाया गया था। तो ये इसकी कुछ बनाया गया था, देखिए बनाया था। तो ये इसकी कुछ रोचक बातें हो गई। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है 381 नंबर में, कहा गया कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो माउंट आबू में स्थित है। अब कहा गया कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है, यानी कि कौन से देवी देवता उसमें समर्पित है। देखिए जगन्नाथ है, या आदिनाथ है, या दोस्तों बद्रीनाथ है, या फिर दोस्तों केदारनाथ है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा आदिनाथ के देवी देवताओं के लिए ये मंदिर हमारा समर्पित है, यानी कि 381 का अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 382 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि दिलवाड़ा मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। देखिए दिलवाड़ा मंदिर फिर भी पूछ लिया गया, अभी भी आप लोगों ने पढ़ा है, माउंट आबू में हमारा क्या दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 382 का दोस्तों ए विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डॉट डॉट प्रसिद्ध है, वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए, या फिर दोस्तों झरनों के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध हमारा पाषाण आश्रय के लिए या रॉक शेल्टर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या भर दिया जाएगा, भीमबेटका हमारा पाषाण आश्रय के लिए या फिर दोस्तों रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 383 का दोस्तों सी के साथ ये विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट बातें जानेंगे तो आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश, अभी हम पीछे भी बता चुके हैं, देखिए भीमबेटका जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और दोस्तों ये जो है हमारा भीमबेटका जो है हमारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब भीमबेटका के चित्रों में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय को माना जाता है। और दोस्तों जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया है।
तो ये इसकी कुछ बातें हो गई। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 384 नंबर, अब फिर देख लीजिएगा वही क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। देखिए 1000 साल पुरानी मानी जाती हैं, 5000 साल मानी जाती हैं, या 30,000 साल मानी जाती हैं, या फिर दोस्तों हमारा 300 साल पुरानी मानी जाती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी मानी जाती हैं, तो वो लगभग दोस्तों 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। 384 का दोस्तों हमारा सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो अब दोस्तों अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों कहां पे हैं, ये मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों कहां पे हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दोस्तों ये भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो ये इसकी चीजें हो गई दोस्तों। और अगर इसकी खोज की बात की जाए दोस्तों, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज दोस्तों पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एस. वाकणकर ने किया था। और कब किया था, 1958 ईस्वी में किया था। देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी खोज जो किया था, देखिए हम यहाँ पे खोज लिखे दे रहे हैं। खोज दोस्तों कब हुई थी, इसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों, तो हमने बताया कि पुरातत्व विशेषज्ञ। देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें पुरातत्व, आगे लिख देते हैं दोस्तों विशेषज्ञ। पुरातत्व विशेषज्ञ दोस्तों कौन है हमारे, पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एस. देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टर वी.एस. वाकणकर। देखिए डॉक्टर वी.एस. वाकणकर, देखिए डॉक्टर वी.एस. वाकणकर ने इसकी खोज की थी। और कब किया था, 1958 ईस्वी में किया था। अब भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितने साल पुरानी मानी जाती हैं दोस्तों, 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। और जबकि इस पर उकेरे गए चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 384 के बाद दोस्तों 385 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कहा गया कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों कहाँ पे स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये दोस्तों हमारा 385 का हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 386 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण द्वारा कराया गया था। देखिए रुद्रदेव द्वारा, कृष्णदेव राय द्वारा, जहांगीर द्वारा, औरंगजेब द्वारा। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर। देखिए 1000 स्तंभ मंदिर यानी कि 1000 पिलर टेम्पल, यानी कि 1000 उसमें पिलर बनाए गए थे। उस टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, देखिए रुद्रदेव द्वारा, कृष्णदेव राय द्वारा, जहांगीर द्वारा, या फिर दोस्तों औरंगजेब द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा रुद्रदेव द्वारा, यानी कि 386 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यह मंदिर दोस्तों कहां पे है, देखिए इसमें 1000 स्तंभ यानी कि 1000 खंभे बनाए गए थे। और तभी ये हिंदू मंदिर था। और ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए ये स्थित कहाँ पे है, यहाँ पे आप ले दीजिएगा तेलंगाना। देखिए तेलंगाना के हनमकोंडा, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों हनमकोंडा में, आगे लिखते हैं स्थित है। देखिए स्थित है यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, ये बात हो गई पहली। अब दोस्तों अगर इसी में दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे इस मंदिर में दोस्तों भगवान विष्णु और शिव की सूर्य तथा सूर्य की मूर्तियां हैं दोस्तों। इसमें किसकी किसकी मूर्तियां, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो भगवान विष्णु की, देखिए भगवान विष्णु की, और दोस्तों किसकी, शिव की, और दोस्तों किसकी, सूर्य की। तो ये इनकी क्या है दोस्तों, इनकी इतने भगवानों की यहाँ पे मूर्तियां हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मूर्तियां, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा हैं। ये तो हो गया, दूसरा फैक्ट हो गया। तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अब कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में कराया था। काकतीय राजवंश का, देखिए इसका जो निर्माण किसने करवाया था, देखिए अगर हम यहाँ पे निर्माण की बात कर लें तो निर्माण दोस्तों कौन करवाया था, काकतीय राजवंश। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं काकतीय, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों राजवंश। देखिए काकतीय राजवंश के शासक के, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों शासक, काकतीय राजवंश के शासक दोस्तों रुद्रदेव। यहाँ पे कौन, रुद्रदेव। यहाँ पे लिख देते हैं रुद्रदेव, यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों रुद्रदेव
रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया। 1163 ईस्वी में आगे ले लीजिएगा दोस्तों, करवाया था। 1163 ईस्वी में करवाया था। ये इसकी कुछ मुख्य और फैक्ट बातें हो गई। और आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 387 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संचारित होता है। वह धातु से बनाया हुआ है। देखिए, लोहा से, कांसा से, टेराकोटा से, एकल चट्टान पत्थर से। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि ये लोहा से बनाया गया है। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिक को अचंभित कर रखा है कि देखिए, दिल्ली में जो अशोक स्तंभ है वो क्या है, वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें ना तो जंग ही नहीं लगती है दोस्तों और ना ही संचारित होता है। तो वह कौन सी धातु से बनाया गया दोस्तों, यानी अशोक का स्तंभ किस धातु से बनाया गया दोस्तों, लोहा से बनाया गया है। तो 387 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसके बारे में जानेंगे तो देखिए, दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने लगभग 300 ईसा पूर्व में करवाया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, अशोक ने लगभग 300 ईसा पूर्व में करवाया था। यह धातुकर्म का सर्वोत्तम नमूना है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इसमें आयरन के अणु बंध नहीं बन पाते, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ बातें थी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए, तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर दोस्तों पंजाब में। तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों आपको बता दो कि तमिलनाडु में स्थित है हमारा। 388 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर आपने जान लिया दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। अब अगर इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, यह हिंदू देवता शिव या फिर दोस्तों या उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। देखिए, तमिलनाडु का जो मीनाक्षी मंदिर है इसमें पार्वती और शिव के लिए ये समर्पित है। देखिए, यह मंदिर दोस्तों, इस मंदिर पे अगर बात करें, यह मंदिर जो है, यह मंदिर पार्वती, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पार्वती और शिव भगवान जो है दोस्तों, पार्वती और शिव के लिए समर्पित है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समर्पित है, ये बात हो जाएगी, ठीक है। ये पहला फैक्ट हमारा हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 388 के बाद दोस्तों 389 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डाट में स्थित है। देखिए, तमिलनाडु में स्थित है, बिहार में स्थित है, महाराष्ट्र में या फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डाट में स्थित है। तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र और दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो 389 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये बिहार राज्य में स्थित है। तो 389 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। तो दोस्तों फिर से समझ लीजिएगा, महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो बिहार राज्य में दोस्तों स्थित है। अब दोस्तों देखेंगे तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है या बिहार उसी स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने मतलब 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में ज्ञान की प्राप्ति किया था। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो मंदिर है महाबोधि मंदिर, ये वहीं पे स्थित है जहां पे गौतम बुद्ध ने 6वीं ईस्वी में या 6वीं शताब्दी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहीं पे ये मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया। देखिए, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा 389 नंबर और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 390 नंबर, यानी कि 390 में कहा गया कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थल है। देखिए, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर दोस्तों दिल्ली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहा गया कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो यह दोस्तों हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो 390 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 390 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 391 नंबर में आ जाइए। और यहाँ पे कहा है कि उस स्मारक का नाम बताएं जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है।
देख लीजिएगा फिर से इसमें क्या कहा गया, कहा गया कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। देख लीजिएगा 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। कहा गया कि महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है, हम्पी में स्मारकों का समूह है, और यहाँ पे पड्डलकल में स्मारकों का समूह है, खजुराहो में स्मारकों का समूह है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी हमारा पट्टडकल में स्मारकों का समूह है। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पट्टडकल स्मारक परिसर जो है दोस्तों भारत के राज्य में स्थित है। ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, भारत राज्य के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर देखा जाए ये जो स्मारक है, ये जो पट्टडकल जो लिखा है, ये दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य में है। भारत के अगर लिखेंगे यहाँ पे कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर दोस्तों जानेंगे तो ये दोस्तों चालुक्य वंश के राजाओं ने चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज दोस्तों यह हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर एवं एक जैन धर्मशाला स्थित है। दोस्तों इसे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संपत्ति घोषणा कर दी थी। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। दोस्तों 391 का अगर देखेंगे दोस्तों तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 392 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था। देखिए कह रहा कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने ये गंगईकोंडा और चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था। राजेंद्र चोला फर्स्ट, कुलोतुंग चोला थर्ड, राज चोला थर्ड, विक्रम चोला। देखिए 392 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि ये हो जाएगा राजेंद्र चोला फर्स्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र चोला फर्स्ट हो जाएगा। तो 392 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है इस क्वेश्चन पे 393 नंबर यानी कि 393 नंबर पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। कौन सी दोस्तों कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। देखिए अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं या खंडगिर गुफाएं। तो 393 का दोस्तों आपको बता दूं ये हो जाएगा हमारा खंडगिर गुफाओं की राजा खारवेल द्वारा खुदाई की गई थी। तो यानी कि 393 का अगर देखेंगे दोस्तों तो डी विकल्प के साथ ये हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट जानना चाहेंगे दोस्तों आपको बता दूं कि कलिंग नरेश खारवेल ने खंडगिर की गुफाओं की खुदवाई करवाई थी। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती हैं। दोस्तों ये आगे लिख दीजिएगा, ये गुफाएं दोस्तों हमने दिया, ये गुफाएं हमने दिया दोस्तों, ये गुफाएं जैन या बौद्ध धर्म को, देखिए जैन या बौद्ध धर्म, यहाँ पे हमने दिया जैन या बौद्ध धर्म, ये गुफाएं जैन या बौद्ध धर्म के प्रभावों को, देखिए के आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, प्रभावों को दर्शाती हैं। दोस्तों ये किसके प्रभाव दर्शाती हैं, जैन या बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों हैं। ये गुफाएं क्या है दोस्तों, ये गुफाएं जैन या बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती हैं। अच्छा ये बातें हो गई। अब अगर दोस्तों जानेंगे तो ये दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारा ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये गुफाएं दोस्तों हमारी कहाँ पे मिल जाएंगी, ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में दोस्तों, कहाँ पे, उड़ीसा में। ये दोस्तों कहाँ पे हैं, उड़ीसा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा उड़ीसा हमने लिख दिया। और दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो खंडगिर की गुफाओं की संख्या 15 तथा इनकी ऊंचाई दोस्तों 118 फुट है। यानी कि इन गुफाओं की संख्या अगर देखी जाए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों खंडगिर, देखिए खंडगिर की गुफाओं की संख्या गुफाएं की संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, गुफाएं की संख्या अगर देखी जाए तो 15 है, कि गुफाएं की संख्या 15,
और ऊंचाई दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों हमारी 118 फीट हो जाएगी, 118 फुट यहाँ पे लिख दीजिएगा, दूसरा पॉइंट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 394 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चिन्नाकेस्वा मंदिर का निर्माण किया गया था। कह रहा किस साम्राज्य के दौरान चिन्नाकेस्वा मंदिर का निर्माण किया था। देखिए होयसल के द्वारा, यादव के द्वारा, चोला के द्वारा या फिर दोस्तों पाल के द्वारा। तो 394 का दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ए विकल्प, यानी कि होयसल के द्वारा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चिन्नाकेस्वा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो होयसल के द्वारा निर्माण किया गया था। तो 394 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, होयसल राजा दोस्तों विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। देखिए अगर देखा जाए तो चिन्नाकेस्वा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। ये इसके मेन बात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, और अगला यहाँ पे देखिए दिया गया है, कहा गया है कि 395 नंबर पे इस पे कहा गया है कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। देखिए चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा या चालुक्यों द्वारा या पल्लवों द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 395 का वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, तो वो है दोस्तों पल्लवों द्वारा। तो यानी कि 395 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा, कहा गया है कि सौर मंदिर कहां पर स्थित है। महाबलीपुरम में, तिरुवनंतपुरम में, द्वारका में या फिर दोस्तों विशाखापट्टनम में। देखिए सौर मंदिर हमारा महाबलीपुरम में स्थित है, ये विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो ये हमारा 396 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 397 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। पांड्या, चोल, पल्लव और दोस्तों चेर। तो देखिए इन चार ऑप्शनों में से आपको बता दूं एक ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों पल्लव। या देखिए फिर समझ लीजिए, आगे कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासन के काल में हुआ था दोस्तों, तो पल्लव वंश के शासन काल में हुआ था। तो 397 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में कुछ अगर जानना चाहें तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। दोस्तों ये जो है इस मंदिर पे द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है। किसका, द्रविड़, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ है। द्रविड़ शैली का आगे लिख दीजिएगा दोस्तों प्रयोग हुआ है। देखिए द्रविड़ शैली का इस मंदिर पे प्रयोग किया गया है। और भी अगर इसके बारे में जानेंगे दोस्तों तो आप समझ लीजिएगा, सौर मंदिर के भीतर 3 मंदिर है, जिसके बीच में दोस्तों भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ दोस्तों शिव का मंदिर है। अब देखिए ये बात अगर आप जानना चाहेंगे तो सौर मंदिर के भीतर, यहाँ पे दूसरा फैक्ट अगर आप लिख लीजिएगा, देखिए सौर मंदिर जो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सौर मंदिर का, देखिए सौर मंदिर के भीतर, देखिए सौर मंदिर के भीतर 3 मंदिर और हैं। देखिए 3 मंदिर हैं, सौर मंदिर के भीतर 3 मंदिर है। देखिए सौर मंदिर के भीतर 3 आगे लिख दीजिएगा दोस्तों मंदिर हैं, 3 मंदिर हैं। देखिए बीच में जो हो जाएगा, बीच में किसका मूर्ति है दोस्तों, बीच में अगर जो देखा जाए तो भगवान विष्णु का मंदिर है। दोस्तों कहां पे है, बीच में विष्णु का मंदिर। देखिए बीच में विष्णु का मूर्ति है और अगल बगल दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगल और आगे लिख देते हैं बगल। अगल बगल में दोस्तों किसका मूर्त है दोस्तों, यहाँ पे शिव का मूर्त है। तो ये बात हो गई दोस्तों, ये बात आपने समझ लिया। तो ये तो हो गया, दूसरा फैक्ट हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग 397 नंबर देखेंगे, और 397 नंबर तो हमने पढ़ ही लिया दोस्तों। अब 398 नंबर पे आ जाएंगे। 398 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डाट डाट माना जाता है। दोस्तों देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश माना जाता है, बिहार माना जाता है, या फिर उड़ीसा माना जाता है, या फिर दोस्तों राजस्थान माना जाता है। किसके बारे में कहा गया, देखिए तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डाट डाट माना जाता है। तो 398 का दोस्तों आपको बता दूं कि उड़ीसा माना जाता है। तो 398 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तांत्रिक योगिनी का पंथ का मूल स्थान उड़ीसा को माना जाता है। आज भारत में केवल 464 योगिनी मंदिर ही हैं और अन्य नष्ट हो चुके हैं। दोस्तों इन 4 में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो एवं भेड़ाघाट एवं 2 उड़ीसा हीरापुर एवं रानीपुर झारलिया में स्थित है।
तो ये इससे कुछ मेन बातें हो गई दोस्तों। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान दोस्तों कहां पे माना गया है दोस्तों? उड़ीसा में माना गया है। तो विकल्प हमारा सी पे मौजूद है, तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 399 नंबर, और यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कहा गया कि गंगा नहीं गांधार कला, देखिए कौन सी कला की बात कही गई है? गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथीवीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डाट डाट के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। कुषाण में, गुप्त में, पल्लव में या फिर दोस्तों मौर्य में। दोस्तों 399 का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कुषाण हो जाएगा, ए पे मौजूद है। तो यहाँ पे 399 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या कहा गया है? गांधार कला एवं बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथीवीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर दोस्तों क्या हुआ था? व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। विकल्प नंबर हमारा दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों गांधार कला का विकास पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के मध्य में हुआ था और कुषाण वंशी शासकों के काल में हुआ था। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा है, ये कब हुआ था दोस्तों? कुषाण वंशी के शासक काल में हुआ था या शासन में हुआ था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 400 नंबर यानी कि 400 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि श्रवण बेलगोला कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन को पीछे भी पढ़ा दिया है और फिर से आज मैं बता दे रहा हूं। श्रवण बेलगोला हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा कर्नाटक, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यानी कि 400 का अगर देखेंगे तो डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो ये कर्नाटक राज्य के दोस्तों मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण दोस्तों गोमतेश्वर या बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थकार थे। अप्राचीन काल में यह स्थान दोस्तों जैन धर्म एवं संस्कृत का महान केंद्र माना गया है। तो ये दोस्तों हमारी इन सब चीजों से मतलब हो गया दोस्तों श्रवण बेलगोला में व्यतीत हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के दोस्तों मैसूर शहर में स्थित है या मैसूर जिले में स्थित है। कर्नाटक के दोस्तों कहां पे? कर्नाटक के मैसूर जिले में। देखिए आप क्या लिखेंगे? कर्नाटक के मैसूर जिले में हमारा श्रवण बेलगोला स्थित है। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। और देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया। इस क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया, कहा गया कि वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिए वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिए जय विलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकोंडा किला, तेली का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अगर जानेंगे तो गोलकोंडा किला हमारा जो है वो हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखिए जय विलास महल भी है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है और तेली का मंदिर भी है। लेकिन ये गोलकोंडा किला जो हमारा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो 401 का दोस्तों अगर देखेंगे तो सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो गोलकोंडा किला जो हमारा ये कहाँ पे है? ये दोस्तों हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। तेलंगाना मतलब हैदराबाद नगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। अगर देखेंगे तो गोलकोंडा जो दोस्तों हमारा हैदराबाद, आप यहाँ पे ले दीजिएगा आगे ले दीजिएगा दोस्तों बात हैदराबाद नगर से, देखिए हैदराबाद नगर से 11 किलोमीटर, हैदराबाद नगर से दोस्तों 11 किलोमीटर की दूरी पर 11 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर स्थित है। कहां पे दोस्तों? पश्चिम की ओर। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? पश्चिम की ओर रख दिया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जय विलास महल अगर देखेंगे तो ये ग्वालियर में ही हमारा स्थित है। और दोस्तों देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये भी ग्वालियर में ही स्थित है। और यहाँ पे देखेंगे तेली का मंदिर, ये भी हमारा यहाँ पे दोस्तों ग्वालियर में ही स्थित है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 401 का सी विकल्प डिफरेंट हो जाएगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा 402 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 402 नंबर का दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा गोलकुंडा किला। देखिए गोलकुंडा किला को हमने क्या करवाया था? देखिए गोलकुंडा किला को 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा, देखिए काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारा 402 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा
राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम लोग अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। देख लीजिएगा राजपूत राजवंश पढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया 403 नंबर पे, कहा गया कि खजुराहो, खजुराहो आप कहेंगे या फिर दोस्तों खजुराहो कहेंगे, बात वही है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? देखिए गुप्त राजवंश के शासन काल में, गजनी राजवंश के शासन काल में, लोधी राजवंश के शासन काल में, या फिर दोस्तों चंदेल राजवंश के शासन काल में। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर आपको याद होगा। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा चंदेल राजवंश के शासन काल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे 403 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब खजुराहो के मंदिर दोस्तों कहां पे पाए जाते हैं दोस्तों? ये हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों ये पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, अब इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? 10वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। देखिए इनका अगर निर्माण की बात की जाए, इन मंदिरों का, जो इन मंदिरों का निर्माण हुआ था दोस्तों, वो 10वीं से लेकर के 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। 12वीं आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, शताब्दी आगे लिख दीजिएगा, मध्य हुआ था दोस्तों। 10वीं से 12वीं शताब्दियों के मध्य आगे लिख दीजिएगा, वह आगे लिख दीजिएगा दोस्तों था। तो ये हो गई इसका एक मुख्य पॉइंट, ये हो गया। और दोस्तों अगर देखेंगे दोस्तों तो ये आपने जान लिया कि चंदेल राजवंश के शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अब खजुराहो के मंदिर दोस्तों सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों, वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंध रखते थे दोस्तों। खजुराहो के मंदिर में दोस्तों काम क्रीड़ा कला के लिए दुनिया भर में विख्यात है। खजुराहो नगर दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है दोस्तों। एमपी के दोस्तों कौन से जिले में है? छतरपुर जिले में ये हमारा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से हम लोग देख लेंगे दोस्तों। 403 के बाद दोस्तों 404 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डाट डाट ने करवाया था। दोस्तों ये आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे, दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके वहां पे अनशन कर दिया गया या बैठ गए लोग वहां पे अपनी वो मांग को लेकर के। जंतर मंतर पे में वो चल रहा है ना भीषण, मतलब ये सारी चीजें जंतर मंतर में जाकर ज्यादा होती हैं। तो आपने जंतर मंतर का नाम अक्सर दोस्तों कहां पे सुना होगा? न्यूज चैनलों पे सुना होगा। तो दिल्ली के स्थित जंतर मंतर का निर्माण कौन से महाराजा ने करवाया था? देखिए जयपुर के जयसिंह प्रथम ने करवाया था, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, राम सिंह प्रथम ने करवाया था, या फिर दोस्तों बिशन सिंह ने करवाया था। तो 404 का दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं तो जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, जयपुर के जयसिंह प्रथम है और जयपुर के जयसिंह द्वितीय है, तो द्वितीय वाले ने करवाया था दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि 404 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब कब करवाया था दोस्तों इसको? 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, देखिए जयसिंह द्वितीय ने कब करवाया था दोस्तों? 1724 ईस्वी में दोस्तों करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1784 में। महाराजा, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे दोस्तों लिख दीजिएगा महाराजा सवाई, देखिए महाराजा सवाई जयसिंह, देखिए सवाई जयसिंह, इनका पूरा नाम है सवाई जयसिंह। अगर केवल जयसिंह द्वितीय कह दिया जाए तो आप ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे महाराजा सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, 1724 ईस्वी में करवाया था। अब अगर दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के यह इमारत दोस्तों प्राचीन भारत के वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इसे वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा यंत्र दोस्तों सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र और वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इसी प्रकार की दोस्तों वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी करवाया था। दोस्तों इन्होंने देखिए कहां पे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों कहां पर इसी प्रकार के ये दोस्तों जो हमारे बने थे वेधशालाएं, तो ये कहां पे करवाया था दोस्तों? देख लीजिएगा उज्जैन में भी इसी प्रकार का करवाया था। देखिए उज्जैन, देखिए उज्जैन भी हो जाएगा हमारे, देखिए हमने यहाँ पे उज्जैन लिख दिया, उज्जैन में करवाया था। और दोस्तों कहां पे करवाया था? उज्जैन के अलावा दोस्तों जयपुर में करवाया था, मथुरा में करवाया था। देखिए हम यहाँ पे जयपुर लिख देते हैं। जयपुर के बाद दोस्तों आपको बता दूं मथुरा में करवाया था। मथुरा के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो वाराणसी में करवाया था, वाराणसी में लिख दीजिएगा। तो ये जो राजा थे हमारे सवाई जयसिंह द्वितीय, ये दोस्तों जिस प्रकार से ये जो हमारा यहाँ पे कहां पे दोस्तों जंतर मंतर दिल्ली में ये वेधशाला जो बनाया था, इसी प्रकार दोस्तों उज्जैन में, जयपुर, मथुरा और दोस्तों वाराणसी में भी इस प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण करवाया था।
चलिए अगला देख लेते हैं 405 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया, कहा गया कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है। देखिए जंतर मंतर क्या है, देखिए लैंडस्केप या भूदृश्य, संग्रहालय, किला, खगोलीय वेधशाला। देखिए अभी मैंने बताया ना वेधशाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 405 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये खगोलीय वेधशाला है दोस्तों, 405 का हमारा यहाँ पर डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और आगे दोस्तों देख लेते हैं 406 नंबर, कहा है कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो देखिए अभी मैंने बताया 5 शहर हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, मैंने आपको अभी पिछला बताया। देखिए एक तो हमारा वाराणसी हो गया, वाराणसी आप लिख दीजिएगा। दूसरा दोस्तों आप लिख देंगे जयपुर, लिख देंगे जयपुर हो गया। तीसरा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, तो उज्जैन लिख दीजिएगा। और चौथा अगर दोस्तों लिखेंगे तो चौथा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप मथुरा लिख दीजिएगा। पांचवा लिखेंगे दोस्तों तो हमारा खुद क्या दिल्ली हो जाएगा। तो ये 5 शहरों में इन्होंने इसी प्रकार की वेधशालाएं दोस्तों बनाई हैं, यानी कि 5। देखिए विकल्प नंबर ए पे मौजूद है, तो 406 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों होगा हमारा 406 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्या बनवाया है दोस्तों, वेधशाला बनवाया है। क्या बनवाया है दोस्तों, इन जगहों पे वेधशाला बनवाया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ पे 406 के बाद दोस्तों 407 नंबर, और यहाँ पे कहा है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डॉट डॉट में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, बिहार में। तो दोस्तों 407 का हमारा जो हो जाएगा, ये आपको बता दूं कि राजस्थान में हमारा स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ हमारा राजस्थान में स्थित है। 407 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 407 के बाद दोस्तों 408 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है। देखिए चौहान की है, सिसोदिया की है, हाड़ा की है, राठौड़ की है। देखिए चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है, तो देखिए चौहान की, सिसोदिया की, हांडा की, हाड़ा लिखा हुआ है, और राठौड़ की। तो चित्तौड़गढ़ हमारा किस वंश की राजधानी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं सिसोदिया की हमारी राजधानी। चित्तौड़गढ़ हमारा किस वंश की राजधानी हो जाएगा, सिसोदिया वंश की हमारी राजधानी चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 408 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे चित्तौड़गढ़ जो हमारा सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी हमीर देव से सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, हमीर देव। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 409 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। इल्तुतमिश हो जाएगा, कैकूबाद हो जाएगा, हम्मीर हो जाएगा, या बलबन हो जाएगा। तो 409 का अगर दोस्तों देखेंगे तो इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है, तो ये देखिए इल्तुतमिश भी हमारा गुलाम वंश से संबंधित है, कैकूबाद भी गुलाम वंश से संबंधित है, बलबन भी हमारा गुलाम वंश से संबंधित है। लेकिन ये जो लिखा है हमारा हम्मीर जो है, हम्मीर ये हमारा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। हम्मीर दोस्तों अगर जानेंगे तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा कि हमीर देव जो हमारा चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों हमीर देव को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा अगर देखा जाए तो हमीर जो है गुलाम वंश से संबंधित नहीं था दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे दोस्तों। ये हमारा अगर देखा जाए तो ये जो हमारा लिखा गया हमीर, यहाँ पे जो लिखा है हमीर, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हमीर। ये दोस्तों हमीर पृथ्वीराज चौहान, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। पृथ्वीराज चौहान के आगे दोस्तों लिख दीजिएगा वंशज थे। तो ये इसकी मेन बात हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है 410 नंबर, और इस पे कहा गया है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। चालुक्य वंश से जुड़े थे, चोल वंश से जुड़े थे, परमार से जुड़े थे, या फिर दोस्तों पाल से जुड़े थे। तो 410 का अगर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा चालुक्य हो गया, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा देख लीजिएगा चोल दिया गया है, फिर तीसरा दिया गया हमारा परमार दिया गया है, और फिर अगला दिया गया दोस्तों हमारा पाल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे, तो वो दोस्तों परमार वंश से जुड़े थे। यानी कि 410 का अगर देखेंगे
तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो दोस्तों परमार वंश से हमारे जुड़े थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 410 के बाद दोस्तों 411 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसिम्हादेव प्रथम था, रामचंद्र था, हरिश्चंद्र था, या फिर दोस्तों हर्षवर्धन था? तो 411 का अगर दोस्तों देखा जाए तो हरिश्चंद्र हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 411 का दोस्तों हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? हरिश्चंद्र हमारा था। तो 411 का सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगर दोस्तों देखेंगे तो प्रतिहार राजवंश दोस्तों अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। अब प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे। दोस्तों अगर देखा जाए, देखिए प्रतिहार वंश के संस्थापक अगर देखा जाए तो यहाँ पे हरिश्चंद्र है। देखिए यहाँ पे यही पूछा गया, तो यही हमने यहाँ पे बता रखा है कि 411 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसकी राजधानी जानी जाए तो राजधानी दोस्तों क्या थी? कन्नौज इसकी राजधानी थी। देखिए अगर इसकी राजधानी अगर हम बताएं आपको तो राजधानी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? कन्नौज इसकी राजधानी हो जाएगी। चलिए कन्नौज हो गया, इसकी राजधानी हो गया। और अगर दोस्तों देखेंगे तो अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 411 के बाद दोस्तों 412 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी प्रथम, कुलोथुंगा चोला प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, कुलोथुंगा चोला द्वितीय। तो यहाँ पे दोस्तों 412 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 412 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भीमदेव सोलंकी हमारा द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में काया दायरा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। तो यही इसमें पूछा गया, गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? काया दारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। तो यहाँ पे 412 का दोस्तों विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 413 में हमारा अगला चैप्टर यानी अगला यहाँ पे अध्याय शुरू हो जाता है दोस्तों 16वां प्राचीन कालीन विविध यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम प्राचीन कालीन विविध के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डाट डाट वर्ष आगे है। देखिए विक्रम संवत जो कैलेंडर है दोस्तों देख लीजिएगा, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। विक्रम संवत कैलेंडर है, ये कहा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर से डाट डाट वर्ष आगे है। 46.7 वर्ष आगे है, 66.7 वर्ष आगे है, 56.7 वर्ष आगे है, 76.7 वर्ष आगे है। तो 413 का दोस्तों हमारा हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 56.7 वर्ष आगे है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 413 का देखा जाएगा दोस्तों तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 413 के बाद दोस्तों 414 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कागज का आविष्कार किसने किया था? महावीराचार्य ने किया था, बौधायन ने किया था, कैलुन ने किया था, या वाराह मिहिर ने किया था? तो कागज का आविष्कार अगर दोस्तों जानेंगे तो वो कैलुन ने किया था। विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। कागज का आविष्कार दोस्तों कैलुन ने किया था। अब दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चीन के कैलुन ने 2002 ईसा पूर्व में कागज का आविष्कार किया था। इन्होंने इसके लिए दोस्तों बांस व रेशम के टुकड़ों का प्रयोग किया था। दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे, ये समझ लीजिएगा, ऐसा माना चीन के कैलुन, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें तो चीन के, यहाँ पे लिख दीजिएगा कैलुन। देखिए चीन के कैलुन ने 202 ईसा पूर्व, अच्छा 2002 नहीं है, यहाँ पे 202 ईसा पूर्व में कागज यहाँ पे अगले दीजिएगा कागज का आविष्कार किया दोस्तों। क्या किया दोस्तों? आविष्कार किया। देखिए कागज का आविष्कार किया। तो ये बात हो गई दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर कहा जाए दोस्तों इन्होंने इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़े का प्रयोग किया था। यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा दोस्तों इन्होंने बांस व रेशम, देखिए इन्होंने बांस व रेशम के टुकड़ों का प्रयोग किया था। प्रयोग आगे दोस्तों लिख दीजिएगा किया, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रयोग किया था। तो यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब आ जाइए दोस्तों तीसरा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पे
दो फैक्ट हमने जान लिया। 415 नंबर पे आ जाइए। कहा गया कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस पे कहा गया है असम कहा बताया गया है, बिहार बताया गया है, उड़ीसा बताया गया है, दोस्तों पश्चिम बंगाल बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा असम हो जाएगा। यानी कि 415 का अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 415 के बाद दोस्तों 416 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 416 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है। भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है। देखिए पद्म, आस्तिक, श्रुति, योग। तो देखिए यहाँ पे योग हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 416 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखेंगे योग जो है हमारा दोस्तों, योग अगर हम जाने तो ये हमारा 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका दोस्तों जो प्रथम योग दिवस कब मनाया गया था अगर देखा जाए तो प्रथम योग दिवस जब मनाया था, प्रथम योग दिवस वो मनाया गया था दोस्तों 21 जून 2015 में मनाया गया था। तो ये इसका कुछ मेन मुख्य पॉइंट हो गया। और आगे दोस्तों देख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 416 के बाद दोस्तों 417 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता? देखिए कह रहा प्राचीन समय में यानी कि पुराने समय में क्या हुआ करता था, किसी भी व्यक्ति को उसके वस्तु के साथ तौला जाता था, और जितना व्यक्ति का भार होता था उसी व्यक्ति के भार के बराबर उस व्यक्ति को समान वस्तु को भेंट कर दिया जाता था या दान दे दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था दोस्तों? देखिए तिमिथ कहा जाता था, पुलिकली कहा जाता था, या तुलाभार कहा जाता था, या फिर दोस्तों जल्ली कद्दू कहा जाता था, या जल्ली कट्टू कहा जाता था। ये बात यहाँ पे दी गई है। दोस्तों आपको बता दूं इसको जो हम लोग कहा करते थे तुलाभार कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? तुलाभार कहा जाता था। यानी कि 417 का अगर देखेंगे तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पे तुलाभार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पे दिया गया है। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 418 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंब का पोता कौन था? अच्छा यहाँ पे पता नहीं दोस्तों लिखा, पोता कौन था। क्या महाभारत के अनुसार भीम और भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बर्बरीक था, इरावन था, परीक्षित था, या बभ्रुवाहन था? बभ्रुवाहन। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको दोस्तों बता दूं कि भीम और हिडिंबा का पोता दोस्तों बर्बरीक था। यहाँ पे 418 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो देखिए महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता जो था दोस्तों बर्बरीक था। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। देखिए अगर आप जानेंगे बर्बरीक कौन था, देखिए बर्बरीक जो था दोस्तों यहाँ पे आप लिख देंगे बर्बरीक। देखिए बर्बरीक कौन था इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। बर्बरीक जो था, बर्बरीक महान पांडव, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं महान पांडव भीम के पुत्र। देखिए भीम के पुत्र घटोत्कच, यानी कि आप लिख दे घटोत्कच। देखिए घटोत्कच, देखिए यहाँ पे आपके लिख देंगे घटोत्कच, यहाँ पे लिख देंगे घटोत्कच, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। महान उनके पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच और नागकन्या, देखिए यहाँ पे दीजिएगा और आगे दीजिएगा नागकन्या अहिलावती। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अहिलावती के पुत्र थे दोस्तों। देख लीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बर्बरीक कौन था दोस्तों? बर्बरीक जो था महान पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों 419 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पुरातात्विकविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी?
पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 419 का। ये 1951 से 1952 के बीच में इन्होंने खुदाई करवाई थी। कौन? बीबी लाल मेरठ ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में खुदाई कब करवाई थी? तो 1951 से दोस्तों 19 से 52, यानी कि दिया गया बी विकल्प में, तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया गया जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। करीब 4000 वर्ष पुराने ये अवशेष महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 419 के बाद दोस्तों यहाँ पे 420 नंबर, और 420 नंबर पे कहा गया कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। देखिए उपनिषद, गीता, रामायण या फिर दोस्तों महाभारत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा महाभारत हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 420 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम दोस्तों जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि, तथा चतुर्थ दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पुत्र भारत के वंश में ही आगे चलकर गौरव और पांडव हुए, जिनके बीच में हुए युद्ध की गाथा को ही हम वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा है। इस प्रकार महाभारत से ही भारत के शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों किसको? वेद व्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? महाभारत हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 420 का, यहाँ पे देख लीजिएगा 420 का डी राइट हुआ। और आगे आ जाएंगे दोस्तों 421 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट नाम ग्रीक भाषा में आया, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। देखिए किसके नाम पर ग्रीक भाषा आया? देखिए भारत नाम ग्रीक भाषा में आया, या जम्मू द्वीप का नाम ग्रीक भाषा में आया, या दोस्तों आर्यवर्त का नाम ग्रीक भाषा में आया, या दोस्तों भारतवर्ष का नाम ग्रीक भाषा में आया। तो 421 का अगर देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा भारत। तो भारत हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 421 का दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत नाम ग्रीक भाषा में आया, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 421 के बाद दोस्तों 422 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? चेन्नई में, मदुरई में, मैसूर में, तिरुवनंतपुरम में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, देखिए ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इनमें से कह रहा किस शहर में स्थित है? तो वो दोस्तों आपको बता दूं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमारा तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यानी कि 422 का दोस्तों हमारा डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो हमारा भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसमें दोस्तों तिरुवनंतपुरम में देखा जाए तो यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति रखी है, ये विष्णु भगवान के लिए ही समर्पित है। कौन है दोस्तों? विष्णु भगवान के लिए ही प्रसिद्ध है, और यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। देखो क्या है? हिंदू मंदिर है दोस्तों, ये हिंदुओं का प्रसिद्ध ये मंदिर है। ठीक है, अब दोस्तों और अगर इसके बारे में जानेंगे तो यह मंदिर दोस्तों दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर केरल की संस्कृत एवं साहित्य का अनूठा संगम भी माना जाता है इसको। कहाँ पे दोस्तों? केरल। ये हमारा तिरुवनंतपुरम का मंदिर दोस्तों कहाँ है? केरल शहर के केरल में तिरुवनंतपुरम एक जगह है, वहीं पे ये मंदिर पाया जाता है पद्मनाभ स्वामी का। अब देखिए आगे कहा गया है कि इंडिका नाम नदी से लिया गया है। देखिए सिंधु नदी से, इरावदी नदी से, या ब्रह्मपुत्र नदी से, या फिर दोस्तों गंगा नदी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। सिंधु नदी से लिया गया है इंडिया दोस्तों हमारा सिंधु नदी से लिया गया है। 423 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इंडिया नाम दोस्तों कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों सिंधु नदी से इसका नाम लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 424 नंबर, और 424 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और छेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए निर्माण, अध्यापन, बैंकिंग, चिकित्सा। देखिए प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और छेती के रूप में जाने
फिर जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों, बैंकिंग है। यहाँ पे 424 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 424 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे 425 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि महाभारत युद्ध डाट दिनों तक चला था। देखिए महाभारत का कह रहा युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौणिकी सेना ने कौरवों को 11 अक्षौणिकी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध दोस्तों 18 दिनों तक चला था। दोस्तों कितने दिनों तक चला था, महाभारत का दोस्तों युद्ध अगर देखा जाए तो कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध दोस्तों 18 दिनों तक चला था। यानी कि देखा जाए तो यह हमारा 425 का दोस्तों बी विकल्प के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 425 के बाद दोस्तों बी के बाद यहाँ पे हमारा अगला यहाँ पे दिया गया है 426 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट की अवधारणा अंधविश्वास की भरी मान्यताओं पर आधारित है। चेकर के द्वारा, सोलिटायर के द्वारा, शतरंज के द्वारा, सांप और सीढ़ी के द्वारा। तो 426 का दोस्तों हमारा हो जाएगा डी, सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास की भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो यहाँ पे 426 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों अगर जानेंगे सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार दोस्तों द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या परम पदम कहते हैं। इसको दोस्तों अगर देखा जाए, ये सांप सीढ़ी को दोस्तों भारत में क्या कहते हैं, देखिए भारत में अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए भारत में इसे मोक्ष पातम क्या बोला जाता है दोस्तों, मोक्ष, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मोक्ष पातम, या फिर दोस्तों क्या बोलते हैं, परम पादम, परम पदम बोलते हैं, परम, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा परम पदम भी बोला जाता है। देखिए या करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है, मोक्ष पातम या परम पदम बोला जाता है किसको, सांप और सीढ़ी को भारत में ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 427 नंबर, इस पे कहा गया कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे। देखिए जो पहिए थे दोस्तों, तो कह रहा सबसे पहले पहिए किसके बने थे, तो सबसे पहले अगर पहिए देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा लकड़ी के बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों देखा जाए तो सी, देखिए रबर, कांच, लकड़ी, लोहा, तो लकड़ी के हमारे सबसे पहले पहिए बने थे। तो 427 का दोस्तों सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो इसका आविष्कार, देखिए ये जो लकड़ी के पहियों का आविष्कार जो किया था दोस्तों, इसमें तख्ते जोड़ करके बनाया जाता है, तख्तों को जोड़कर बनाया जाता है लकड़ी का पहिया। इसका आविष्कार दोस्तों सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। देखिए लकड़ी के पहियों को, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा लकड़ी, यहाँ पे हम लड़की लिखे दे रहे हैं दोस्तों, तो ये गलती करे दे रहे हैं ना, यहाँ पे आप लिखेंगे लकड़ी के पहियों, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे लकड़ी, आगे लिख दीजिएगा के पहियों, लकड़ी के पहियों का आविष्कार, लकड़ी के पहियों का आविष्कार, देखिए लकड़ी के पहियों का आविष्कार जो था दोस्तों, लकड़ी के पहियों का आविष्कार दोस्तों सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम लकड़ी के पहियों का आविष्कार दोस्तों सुमेरियन सभ्यता के काल में किया गया था। किसमें दोस्तों, सुमेरियन, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ, सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जान लीजिएगा, 427 के बाद दोस्तों 428 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। देखिए पुर्तगालियों ने, कौरवों ने, मुगलों ने और दोस्तों पांडवों ने। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पांडवों ने जो था, वो पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। कौन दोस्तों, पांडवों ने। तो 428 का दोस्तों यहाँ पे हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दोस्तों केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है दोस्तों। यह यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास भी है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर में दोस्तों इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। कौन, पांडवों ने दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 428 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है। देखिए राजस्थान में, मणिपुर में,
या फिर दोस्तों हमारा असम में, या फिर दोस्तों केरल में। देखिए कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है, तो वो दोस्तों हमारा असम हो जाएगा। तो 429 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि असम का प्राचीन नाम कामरूप था। देखिए असम का पुराना नाम यही पूछा गया, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है दोस्तों, असम। तो यहाँ पे अगर अपनी भाषा में लिखे, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं असम का प्राचीन नाम। देखिए असम का प्राचीन नाम दोस्तों जो था वो था कामरूप नाम था। क्या था दोस्तों, कामरूप नाम था। और दोस्तों जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों 13वीं शताब्दी में, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 13वीं, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इस जगह पे लिख देंगे ब्रह्म, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों पुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया, ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया, स्थापित आगे दोस्तों देख लीजिएगा किया गया। ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए ये हमारा दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको यदि बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको ढेरों प्रकार का वहां पे हमने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है, वो भी दोस्तों निःशुल्क प्रोवाइड कर रखा है। आपको जो भी चाहिए वो पीडीएफ, हर एक पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर कोई भी चीज बुक वगैरह की पीडीएफ अगर आपको ना वहां पे मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो बुक भी जल्दी से जल्दी वहां पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।